हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए रहेगी जो कि पीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम टॉपिक रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो HPPSC के पीजीटी कमीशन के अंदर भी है और यूजीसी नेट के अंदर भी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट नेट की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको हम कवर करेंगे, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते देखते। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा उनको नोट जरूर कर लेना। ये जितनी भी PDF रहेगी इसमें तो 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, बट जो मैं एक्स्ट्रा जो बोलूँगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, तो जो भी मैं बोलूँगा ना उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैदिक। ठीक है, तो वैदिक का मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, तो अगर पेपर में आए तो नॉलेज से आपने इसको टिक कर देना। ठीक है, बाकी रहे क्वेश्चन की बात, तो बोला गया व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर। तो जैसे कि आपको पता है सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग वेद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग वेद। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC टू 600 BC। एग्जैक्ट तो नहीं है बट इसी को लिया जाता है। तो जो ऋग वेद को है वो स्टार्ट होता है 1500 BC के ईयर में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हु इज़ द कंसिडर्ड द मोस्ट एशियंट ऑफ द वेद। ठीक है, एशियंट ऑफ द वेदास। ठीक है, तो मोस्ट एशियंट कौन है, सबसे पुराना कौन है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद इसका सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा। ओके, उसके बाद अगर देखते हैं कि टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि वेद कितने, ठीक, कितने वेद हैं। तो टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरी डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, MCQs कर रहे हैं, मौका लगा रहे हैं, तो अभी हम सिंपल क्वेश्चंस को ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज ऋग्वेद कंपोज। ठीक है, ऋग्वेद कब आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इसका टाइम पीरियड है, वेद का टाइम पीरियड है वो है 1500 BC टू 600 BC। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन में तो 1500 है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1200 BC दिया है, तो आप 1200 BCE जो इसका सही आंसर रहेगा। अगर कहीं पर 1500 होगा तो आप 1500 भी टिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि हु एस्टिमेटेड द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस से किसने एस्टिमेट किया था ऋग्वेदा के बारे में, वो किया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, ध्यान रखना, लोकमान्य तिलक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ऋग्वेद के रिलेटेड। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस किसने दी थी, लोकमान्य तिलक ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू FW थॉमस। थॉमस के अकॉर्डिंग व्हाट डिड ही से अबाउट इंडियाज़ लव फॉर लर्निंग। ठीक है, तो उन्होंने इंडियाज़ लव फॉर लर्निंग के लिए क्या बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज़ द अर्लीस्ट ओरिजिन एंड लेस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो बी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, बोलता कि व्हेन इज़ द वेदा पीरियड। अब वेदा पीरियड की बात की है, बिगिन कब हुआ था, बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिगिन हुआ था वो हुआ था 1500 BC को। ठीक है, 1500 टू 600। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीक्षा इन द वैदिक सिस्टम। ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में दीक्षा का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो दीक्षा का मीनिंग था इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन मतलब कोई इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। ठीक है, दीक्षा।
ओके, व्हाट इज द एज एट प्रारंभिक दीक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा की एज यहाँ पर पूछी गई। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, नोट कर लेना कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो प्रकार की करिकुलम बोल सकते हैं आप, दो प्रकार का करिकुलम था। एक था प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, उसको एक प्रारंभिक शिक्षा में बांटा था, दूसरा बांटा था उच्च शिक्षा में। ठीक है, तो जो बच्चा होता था 5 साल का, तो 5 साल का जब बच्चा होता था उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। और वो कहाँ पर दी जाती थी? वो दी जाती थी उसके घर में। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट नोट कर लेना, उसको घर में दी जाती थी। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए बेसिक ग्रामर नॉलेज, ठीक है, कथाओं के थ्रू उसको पढ़ाया जाता था। जो भी बेसिक चीज़ें होती थी वो पुरोहित उनको वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और जो उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में क्या होता था, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग से एज सिस्टम था। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे, बट अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हाउ लॉन्ग डिड द प्रारंभिक दीक्षा टिपिकली लास्ट इन द वैदिक फैमिलीज? ठीक है, तो वैदिक फैमिली में कितना मंथ का प्रारंभिक शिक्षा होती थी? वो होती 6 मंथ की। ओके, सिक्स मंथ की आई थिंक 5, यहाँ पर अपने इसको ठीक कर लेना है, 5 मंथ्स की। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 5 मंथ की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो वेयर डिड उच्च दीक्षा टेक प्लेस इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम? तो जो उच्च शिक्षा होती थी वो कहाँ दी जाती थी? वो घर के बाहर दी जाती थी। तो घर के बाहर जहाँ दी जाती थी उस प्लेस को क्या कहा जाता था? उस प्लेस को कहा जाता था गुरुकुल्स। ठीक है, जो उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल्स में दी जाती थी। ओके, तो चलिए ये थे 10 क्वेश्चन जो कि वैदिक काल के रहेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन मिस हो गए यहाँ पे? ठीक है, 5 ईयर नहीं था वो, 5 पिछले का था। ओके, इसको ठीक कर लेने के बाद, ओके, गलती से इसको ठीक कर दिए। तो हाँ, 3 मंथ के लिए जो बोला था मैंने, हाँ 3 मंथ के लिए। ओके, तो प्रारंभिक शिक्षा कितने मंथ की दी जाती थी? 3 नहीं 6 मंथ। एक मिनट, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, 6 मंथ की दी जाती थी। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़ था मैं, तो अब ये ठीक कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल ये इसके आंसर्स हैं। ओके, तो अब ठीक है, थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार दी जाती थी? ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, गुरुकुल में दी जाती थी। ओके, फिर उसके बाद अभी एक बात इसका नोट कर लेना कि जो जब बच्चा उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाता था तो उसमें जब वो एडमिशन लेता था, प्रवेश करता था, उसकी जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ विघन होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उसको कहा जाता था उपनयन। ठीक है, उपनयन कहा जाता था उसको। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, उपनयन। ठीक है, याद रखना इसको, पेपर में ये आ सकता है। उपनयन कहा जाता था जब वो एडमिशन लेता था। और ये कितने दिन का चलता था? 3 डेज तक ये सेरेमनी होती थी। 3 दिन का कंटिन्यू उपन्यास चलता था बच्चों से। ठीक है, ठीक है, अब स्कूल की बात की गई तो स्कूल को गुरुकुल्स बोलते थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टीचर को जो हम बोलते थे यहाँ पर आचार्य, क्या बोलते थे? आचार्य। टीचर को नोट कर लेना, आचार्य बोलते थे। और स्टूडेंट को ब्रह्मचारी, क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। जब स्टूडेंट एडमिशन लेता था उसको ब्रह्मचार्य एक्सेप्ट करना पड़ता था, अडोप्ट करना पड़ता था, वो कंपलसरी था, उसको ब्रह्मचार्य अपनाना ही पड़ता था। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग उस टाइम जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो था, उसके जो बालक होते थे उनके लिए उपनयन की अलग अलग से डेट है, एयर्स है। ठीक है, तो जो ब्राह्मण होते थे उनको शिक्षा से रिलेटेड कंपैरिजन किया जाता था। तो जो ब्राह्मण बालक होते थे उनका जो उपनयन था वो 8 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि
कि जो ब्राह्मण बच्चों की जो उच्च शिक्षा प्रारंभिक होती है किस उम्र में, तो 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मणों की जो बच्चे होती है उनकी उच्च शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। जो क्षत्रिय होते हैं उनकी जो बच्चे होते थे उनकी जो शिक्षा होती थी वो 11 वर्ष से शुरू होती थी, ठीक है। क्षत्रियों की 11 वर्ष से शुरू होती थी और जो वैश्य होते थे उनकी होती थी 12 वर्ष से, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। और जो शूद्र होते थे उनको जो शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको नोट कर लेना, ठीक है। शूद्र और महिलाओं को वैदिक एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेना, ओके। उसके बाद अगर बात करें उच्च शिक्षा का प्रशासन और वित्त किसके संबंधित था, ठीक है। जो भी उच्च शिक्षा का प्रशासनिक होता था, जो भी इनको वित्तीय सहायता चाहिए होती थी, वो कौन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो जो हेल्प प्रोवाइड करते थे वो थे राजा या फिर जो धनी लोग होते थे किसी भी गांव या शहर या शासन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा के द्वारा किस बात का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। दीक्षा के द्वारा या शिक्षा के द्वारा, तो जो बेसिक जो उसका उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराना, ठीक है। जो उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था उसका जो बेसिक जो एम था वो था आध्यात्मिक गुण प्रकट करना बच्चे के अंदर, ठीक है। तो आध्यात्मिकता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था यहाँ पर, बाकी चीज़ों के ऊपर भी जोर दिया जाता था लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। जो फर्स्ट एम है वो आध्यात्मिकता का ही विकास है, ओके। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो गुरुकुलों में जो दीक्षार्थी या शिक्षार्थी होते बच्चे होते हैं का जो शारीरिक और मानसिक संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास किया जाता था वो कैसे किया जाता था, उन्हें आहार विहार की देखभाल की जाती थी, ठीक है। तो उनका जो आहार रहता था और जो उनका व्यवहार रहता था, ठीक है, उनका पूरा देखभाल की जाती थी, उनका असेसमेंट की जाती थी, निरीक्षण किया जाता था ताकि बच्चे का सही से विकास हो सके, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो बाकी इसके साथ मैच भी नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा या दीक्षा के जो उद्देश्य है वो यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है। तो जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, जो उद्देश्य रहेंगे वो साहित्य ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक जितने भी गुण होते हैं आजकल जो सोसाइटी के लिए नीड है, मस्ट है, उनका विकास कहलाता था उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। चरित्र निर्माण करना, धार्मिक भावना प्रकट करना, ईश्वर भक्ति प्रकट करना, ठीक है, पूरा जो इसके अंदर आ जाता था, ठीक है, इनके उद्देश्य के अंदर आ जाता था, ठीक है। तो जितने भी उद्देश्य बोला उनको आपने नोट जरूर करना है, ओके। तो इनमें सभी जो विकल्प रहेगा वो राइट रहेगा, ओके। वैदिक काल में ज्ञान का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी कि जो स्पेशल जो फोकस किया जाता था वो किया जाता था आध्यात्मिकता के ऊपर, ठीक है। तो आध्यात्मिकता जो था वैदिक काल में जो ज्ञान था उसका दृष्टिकोण था, ओके। तो आध्यात्मिकता के ऊपर आपने इसको टिक कर देना, तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा तो कोशिश करता हूँ थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसको करवा देता हूँ, ओके। गुरुकुलों में दीक्षार्थी को कौन सी कलाएं सिखाई जाती थी, ठीक है। अब कुछ कलाएं भी थी, कुछ कौशल भी उसमें प्रकट करने थे। तो जैसे कि आपको पता था गुरुकुल में पशुपालन, मत्स्य शास्त्र, ठीक है, ध्यान, ये जो सारे जो कौशल थे बच्चों में इस्टेब्लिश किए जाते थे। उनको युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी, उनको पशुपालन, उसको कृषि भी सिखाई जाती थी। ऐसे ऐसे जो कौशल थे जो कि अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए ज़रूरी होते थे, वो भी वहाँ पर सिखाए जाते थे, ओके। तो इनमें से सभी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक दीक्षा का उद्देश्य बोल दिया गया है और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति भी, नैतिकता भी यहाँ पर, ध्यान का विकास करना भी यहाँ पर, मोक्ष की प्राप्ति, समृद्धि, ये सारे आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर सिर्फ मोक्ष ही बोले तो इसको काट दो, ओके। वैदिक काल में चरित्र दीक्षा के लिए क्या मतलब था, ठीक है। तो अब चरित्र विकास के लिए क्या था इसके अंदर, धर्म, धर्म के थ्रू यहाँ पर
चरित्र शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको मैं धर्म को यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, धर्म के आधार पर चरित्र शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ओके, इसका ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, शिक्षा का प्राप्त करने के लिए शूद्रों को क्या करना पड़ता था। ठीक है, तो शूद्रों को क्या करना पड़ता था, जो गृहस्थ जीवन होता था वही उनको प्रोवाइड किया जाता था। उनको बेसिकली उनका जो काम था, जैसे कि आपको पता है कि उनका जो काम था वो मजदूरी करना या फिर जो घर के काम होते थे वही होते थे। तो तभी जो है वो उनको यहाँ पर शिक्षा में कोई अधिकार नहीं था। ओके, तो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात फिर से, चरित्र दीक्षा क्यों महत्व थी। ठीक है, चरित्र दीक्षा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। तो आत्मा का विकास के लिए, ठीक है, चरित्र में क्या है, धर्म और आत्मा के विकास के लिए। तो यहाँ पर धर्म के लिए और आत्मा के विकास के लिए जो थी चरित्र, और समाज के लिए भी कह सकते हो आप, और विद्या प्राप्ति के लिए तो चरित्र शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके जो है वो सभी हो जाएंगे, इसको भी काट दो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है वैदिक काल में दीक्षा का प्राप्त करना किस उद्देश्य को पूरा करना होता था। तो आत्मा का विकास, विद्या प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो सारे जो रहेंगे वो सही रहेगा ऑप्शन। ठीक है, ये इसका गलत है यहाँ पे। तो समाज के लिए सेवा करना, आत्म विकास करना, विद्या प्राप्ति करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना जो है इसके उद्देश्य थे। ओके, अभी उद्देश्य चले तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसको अब स्किप करते हैं। उसमें भी नहीं है, चरित्र भी हमने पढ़ ली, चरित्र विकास करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ओके, अनुशासन की यहाँ पर बात की गई है। तो अनुशासन कैसा था वहाँ पर वैदिक काल में, वो था आत्मीय संयम। ठीक है, आत्मीय संयम जो था वो अनुशासन रहता था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट शासनीय अनुशासन रहता था। तो जो अनुशासन का जो पालन नहीं करता था उनको दंड भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो उनको करना पड़ता था। जो भी बच्चे गुरुकुल में आते थे उनको सभी को ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता था। ठीक है, और जैसे ही उनकी शिक्षा हो जाती थी तो क्या करते थे कि उनका समावर्तन कर दिया जाता था। उनको एक गुरु के द्वारा प्रवचन दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं समापतन। में इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ, समापवर्त उपदेश दिया जाता था, जो कि बोल सकते हैं कि एक फेयरवेल होती थी उसमें। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की समाप्ति होती थी, घर वापसी होती थी। ठीक है, और जो हमने प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी तो 5 ईयर की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 6 मंथ के लिए दी जाती थी। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो शिक्षा होती है वो होती गुरुकुलों में। और इसमें जो ब्राह्मण होते थे उनका जो कपड़े होते थे वो काले नर हिरण के खाल के होते थे। ठीक है, और जो क्षत्रिय होते थे उनके धब्बेदार हिरण के खाल के होते थे, और जो वैश्य होते थे वो बकरे की खाल की शरीर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, वो ऊपरी भाग पे, लेकिन जो शरीर का निचले भाग होता था उसमें वो ऊन के या सन रेशम के कपड़े पहनते थे। ठीक है, ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। वैदिक काल में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किस चीज़ के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य किसके लिए किया जाता था, ओके, विद्या के लिए। ठीक है, तो अभी हम उसमें ज्ञान प्राप्ति करने आए हैं, उसमें विद्या के संप्रतित के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट। वैदिक काल में गुरु को कहा जाता था, तो वैदिक काल में गुरु को क्या कहा जाता था, ब्रह्मज्ञानी। ठीक है, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता था। आचार्य हमने बात की, साथ में उनको ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता था। तो ब्रह्म का ज्ञान था उनको, तो इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना। ओके, वैदिक काल में गुरु की उच्चता का कारण क्या था। ठीक है, क्यों उनको उच्च माना जाता था, तो ज्ञान और संयम। ठीक है, तो उनके पास ज्ञान का स्रोत होता था और संयम होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ाहट में बच्चों को
कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको मारना शुरू कर दिया। वैसा नहीं जैसे आजकल के जैसे करता चला सिस्टम, वैसा नहीं होता था। तो उनके पास संयम भी रहता था, ज्ञान के साथ संयम भी रहता था। ठीक है, तो जो वैदिक काल में जो छात्र और गुरु का जो संबंध होता था वो कैसा था, तो वो है उपासी। ठीक है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह होता था, एक माता पिता की तरह होता, फ्रेंड की तरह होता था, जैसे कि आजकल की करिकुलम की बुक्स में कहा गया है वैसा ही। ओके ओके, फटाफट नेक्स्ट भी देखते हैं। वैदिक काल में गुरु जी की उच्चता के लिए किस गुण को महत्व माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर श्रद्धा जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। श्रद्धा जो होती थी उस गुण के लिए जो है वो गुरु को उच्चतम माना गया, उच्चतम गुण माना गया। ओके, वैदिक काल में छात्र किसे कहा जाता था? अच्छा, वैदिक काल में छात्र किसे कहा जाता था? जिसे 48 वर्ष पाठ्यक्रम पूरा किया हो। ठीक है, जिसने 48 ईयर्स पूरे कर लिए हो उसे कहा जाता था? उसे कहा जाता था आदित्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान में रखना, आदित्य कहा जाता था उसको। ओके ओके, वैदिक काल में प्रमाण पत्र किसे दिए जाता था, कैसे दिया जाता था ना, तो सब छात्रों को दिया जाता था प्रमाण पत्र। ओके, ऑप्शन नंबर जो इसका ए रहेगा वो राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में समावर्तन समारोह का क्या महत्व है? ठीक है, पहले हमने बात की थी कि ब्रह्मचार्य की अवधि का समापन। ठीक है, जैसे स्कूलिंग खत्म होती थी उसको हम कहा जाता है समावर्तन। ठीक है, समावर्तन समारोह। ओके, वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा में संबंध में क्या उल्लेख है? तो वैदिक काल में जैसा कि आपको पता है कि स्त्रियों को केवल घरेलू कामों की शिक्षा मिलती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको देख लेना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी आगे देखते हैं इसके अंदर। वैदिक काल में किस काल को ब्रह्म काल कहा जाता था? तो ब्रह्म काल कहा जाता था आदितम चरण को। ठीक है, आदितम चरण जो रहता था वो ब्रह्म काल कहा जाता था। ठीक है, ओके, फटाफट नेक्स्ट है वैदिक काल में स्त्री की उच्च शिक्षा का क्या हाल था? ठीक है, तो उच्च शिक्षा के लिए अधिकार नहीं था वैदिक काल में, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके ओके, जो डिस्कस कर लेंगे उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में स्त्री को किस आयु तक की शिक्षा दी जाती थी? ठीक है, तो जो गृहस्थी की शिक्षा दी जाती थी तो 12 वर्ष की आयु तक वो दी जाती थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 वर्ष की उनको जो गृहस्थी के काम होते थे वो सिखाए जाते थे। ओके, वैदिक काल में स्त्री दीक्षा के संबंध में कहा गया था। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। वैदिक काल में परीक्षा किस प्रकार होती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा की बात की है यहाँ पे वो श्रुत परीक्षा होती थी। ठीक है, तो जो मेथड रहते थे, विधियाँ रहती थी वो 2 प्रकार की रहती थी, मुख्यतः श्रुति तथा तप। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुति जो है, श्रुत जो है वो यहाँ पर परीक्षा ली जाती थी। ठीक है, लिखित नहीं होती थी, अमूर्त नहीं होती थी, वाचिक नहीं होती थी, श्रुत होती थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया है, कुछ और बातें हैं इसके अंदर वो आप अभी नोट कर लेना। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे जो श्रुति होती है वो एक जो विधियाँ होती थी वो कैसी होती थी, वो साइकोलॉजिकल इन नेचर होती थी। ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली थी वो इंडिविजुअल डिफरेंस को देख के होती थी, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर दी जाती थी। ठीक है, तो जो एटीट्यूड होता था टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है, जो इस युग में एटीट्यूड होता था टूवर्ड्स लाइफ वो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल दोनों ही होते थे। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। वो जो सबसे बड़ी बात है मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वो होते थे यहाँ पे श्रवण मनन और निधियासन। तो एक 3 यहाँ पर मेथड्स इंस्ट्रक्शंस होते थे वो आपने नोट कर लेना है। फर्स्ट है श्रवण, सेकंड है मनन और थर्ड है निधिध्यासन। ठीक है, तो ये विधि होती थी इंस्ट्रक्शन देने की। श्रवण में क्या होता था कि जो गुरु बोलता था, जो उनके शब्द होते थे, उनके उपदेश होते थे, बच्चे उनको सुनते थे। मनन में क्या होता था कि रिफ्लेक्शन ऑफ टॉपिक एंड डाउट, जो भी उन्होंने बताया होता है उनको रिफ्लेक्शन करना, उनको मानना, उनके ऊपर विचार करना। ठीक है, और जो निधिध्यासन होता था
कि जो बात कही है, जो भी हमें पढ़ाया गया उसके ऊपर ध्यान देना, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, अपनाना उसको, ठीक है। अपनी जो बौद्धिक जो अपना कोग्निटिव विवेक है, थिंकिंग है, उसके अंदर उसको चेतना के अंदर उसको बदलना, ठीक है, ग्रहण करना उसको। और इसमें जो सेकंड रहेगा कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ स्टूडेंट किसे कहा जाता था, तो वो टीचर्स होते थे, स्पिरिचुअल फादर्स ऑफ स्टूडेंट्स के उस टाइम में, ठीक है। तो जो एजुकेशन होती थी वो फ्री होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। तो जो आय का स्रोत होता था वो दान, दीक्षा और गुरु दक्षिणा से होता था। ये भी आपने ध्यान, दीक्षा और गुरु दक्षिणा, ये आपको पता होगा कि सारे शब्द आपने सुने ही होंगे। और पहले ही बता दी, जो शिक्षा का स्तर रहता था वो प्राथमिक और उच्च शिक्षा दो प्रकार की ही होती थी। प्राथमिक और शिक्षा हमने उच्च शिक्षा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। प्रशासनिक और वृत्ति भी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना है कि जो भाषा होती थी वो कौन सी होती थी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, जो भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत भाषा से पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वैदिक काल में, ठीक है। बाकी करिकुलम वही आगे की स्तर जो है बताया मैंने कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जाती थी। प्रकृति के आधार पर जो है वो इसको दो भागों में बांटा है करिकुलम को, प्रकृति के आधार पर, ठीक है। एक है परा और दूसरा है अपरा, ठीक है। परा में क्या होता है कि आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ाया जाता था, आध्यात्मिकता में। और जो अपरा में होता है उसमें भौतिक ज्ञान प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। जो भौतिक ज्ञान, जो भी कौशल आएंगे वो वहाँ पर दिए जाते थे। आध्यात्मिकता में स्पिरिचुअल, ईश्वर की भक्ति, धार्मिक जो बातें होती है, ठीक है, वो पढ़ाई जाती थी। और जो प्रैक्टिकल होता था वो अपरा के अंदर होता था, ठीक है। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी टॉपिक क्वेश्चन बनते थे। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो बुद्धिज़्म एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।